जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे। तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें, आप इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं, ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं। उनको यही नहीं पता आज तक कि दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, जिन मुल्कों के अंदर क्लीन गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, वो खुशहाल हैं, और जिन मुल्कों में यहां एनआरओ दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है, वहां सारे मुल्कों में गुर्बत है। रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है खुशहाली के साथ। दुनिया के अंदर जिधर भी खुशहाली आई है, पहले रूल ऑफ लॉ आया है। यह हो ही नहीं सकता कि मुल्क में डाके मारे जाए, जो एलीट हो वो ऊपर बैठ के मुल्क चोरी करे और आप समझे कि मुल्क तरक्की कर जाएगा। यह कभी नहीं हुआ। और अगर यह होता तो ये दोनों जो खानदान 30 साल इस मुल्क के ऊपर मुसलत रहे हैं, तो इनको मुल्क को ठीक कर देना चाहिए था। इनके दौर में ही तो सारे कर्जे चढ़े हैं। तो ये किसी का अगर ख्याल है, और ये सेल्फ स्टाइल, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी, तो वो समझते हैं वो हर फन मौला, वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने 450 वजीरों को जेलों में डाला है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 450 वजीरों को पिछले 7-8 साल में जेलों में डालो। इसलिए रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है। मेरा उनसे सबसे देर 30 साल तक राब्ता है। उन्होंने शौकतखाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में, पीटीआई को, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करते हैं। वो सबसे ज्यादा जज्बा रखते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में। वो प्लॉट्स खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते इंडस्ट्री में और बिजनेसेस में, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं मिडिल टियर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं। और अगर हमारे पास 1 करोड़ में से मैं कहता हूं 5 लाख पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप इमेजिन करें कि कितनी इनफ्लो आ गई डॉलर्स की हमारे मुल्क में। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए, उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम पे। तो ये कनेक्टेड है खुशहाली से। आपने मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं, जी आपके पास क्या इसका हल है, ये जो आप दलदल में मुल्क फंसा दिया। तो हल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं चलाया। हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमने कभी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं किया। मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है। और ये जो 2 खानदान है, इनकी मजबूरी है इदारों को कमजोर करना, क्योंकि ये चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके इदारे मजबूत हो, ये चोरी कैसे करेंगे? जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पुलिस ने आके उसके अगेंस्ट करप्शन केस करके उसको चार्ज कर दिया, क्योंकि वो उनके इदारे मजबूत हैं। और ये नहीं कि ये जो यूरोप के और ये अमेरिका के लोग हमारे से ज्यादा ईमानदार हैं। वहां के इदारे ऐसे हैं कि कोई चोरी नहीं कर सकता। वो इदारों का खौफ है उनको। यहां आते साथ ही सबसे पहले तो इदारे खत्म किए। हमने इदारों के अंदर मेरिट लेके आए। इन्होंने आते साथ ही पहले एफआईए खत्म की, क्योंकि शहबाज शरीफ के केसेस थे अरबों रुपए के, उसको खत्म किया। उसके ऊपर आज में, और उसका अब सिर्फ काम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। फिर उन्होंने नैब खत्म की, उसके टीटी के केस थे और इन सारे चोरों के केसेस थे। सारों ने अपने केसेस अमेंडमेंट नैब करके खत्म किए। और इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया आज पाकिस्तान में। जो नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, आप पकड़ ही नहीं सकते व्हाइट कॉलर क्रिमिनल को। और पब्लिक ऑफिस होल्डर, मैं यहां से पैसा चोरी करके अपने खानदान के नाम पे रख दूं एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब मैं पूछ ही नहीं सकता कि जी आपके बच्चे किस तरह अरबोपति बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट पास कर दी है। ऊपर से मैं यहां से पैसा चोरी करके बाहर भेजूं, और पता भी चल जाए कि मैंने बाहर एक, जिस तरह इसहाक डार के पूरे दुबई के अंदर वो टावर्स हैं 100 मिलियन डॉलर के, पता ही नहीं चल। मैं अगर कहूं कि जी वो दुबई से इंफॉर्मेशन आ रही है 100 मिलियन डॉलर के टावर हैं, इन्होंने कहा जी बाहर से जो एविडेंस आएगी वो इनएडमिसिबल है। सो यानी कि आपने लाइसेंस दे दिया बड़े चोरों को। तो मैं फिर से कहता हूं, रूल ऑफ लॉ
सेकंड स्टेप है, इलेक्शंस फर्स्ट, रूल ऑफ लॉ सेकंड स्टेप। तीसरा, ये जो शौकत ने बात की, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, इनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा इस वक्त खा रहे हैं। फिर हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसको बिल्कुल इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक, जब तक हम अपना गवर्नेंस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी ना लेके आए और सारों को डायरेक्ट करें कि नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, और वो है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, इन्वेस्टर्स को करें, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जो हमने बड़ी कोशिश की थी। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वो बैकबोन है, उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा की हुई हैं कि वो बेचारे वो उठ ही नहीं सकते। उनके लिए हमने सारी ये जो गिलोटीन किए थे, हमें जो रेगुलेशंस खत्म किए थे, उनके लिए आसानियां क्या वो करते जा रहे थे। जब तक हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को नहीं उठाते, और वो बैकबोन है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और फिर सारी दुनिया के अंदर उधर से वेल्थ क्रिएशन जो करनी है वहां से, तो उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये वो स्टेप्स हैं। और फिर मैं पाकिस्तान का टूरिज्म पोटेंशियल है, वो हम बदकिस्मती से, वो फिर कोविड आ गया तो सारी दुनिया में टूरिज्म कोलैप्स कर गई। टूरिज्म पाकिस्तान का इतना बड़ा पोटेंशियल है, और मैंने यहां ऑस्ट्रिया से वो आया एक्सपर्ट है रिजॉर्ट्स का, ऑस्ट्रिया में स्कीइंग के वो एक्सपर्ट्स हैं, उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बन सकता है, क्योंकि हमारे पहाड़ बड़े ऊंचे हैं, तो वहां बर्फ बड़ी देर तक रहती है। तो उसने मुझे, और पूरा प्लान बना रहे थे कैसे स्कीइंग रिजॉर्ट्स। तो यहां पाकिस्तान में हमारे पास टूरिज्म के अंदर इतना अनटैप्ड पोटेंशियल है, सारा हमारा जो समुंदर है उसके साथ साथ जबरदस्त पोटेंशियल बना हुआ है। सो टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि वहां से डॉलर्स आएंगे बाहर से, और मैं बात कर रहा हूं कि मिडल ईस्ट से, जो मिडल ईस्ट है वो लोग मुसलमान मुल्कों में जाना चाहेंगे टूरिज्म के लिए। इस वक्त वो जाते हैं अजरबैजान, लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें बहुत मिडल ईस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्टिव पहाड़ ऐसे हैं जो बड़ा इंटरेस्ट तो हम कर सकते हैं। तो टूरिज्म के ऊपर स्पेशल जोन बनाने पड़ेंगे, टूरिज्म जोन्स, और यहां से हम बहुत ज्यादा डॉलर इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर, और ये जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर हम इंडस्ट्री की रीलोकेशन करवा सकते हैं चाइना से। सो ये फ्यूचर के मैं आपको प्लान्स बना रहा हूं। लेकिन इस सबसे आखिर में दो चीजें, इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीजों के बगैर जिधर आज अल्लाह ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, इसके बगैर पाकिस्तान को कोई नहीं इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता। ये जो इनकी अब कोशिश है, इनकम हमारी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वेल्थ क्रिएशन हो नहीं रही, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, जो सारा पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हुए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं। पैसा है नहीं बिजली इस्तेमाल करने के लिए, पैसा है नहीं कि हम बाहर से जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन चलाना है वो हम चला नहीं सकते। तो एक तरफ लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इंपोर्टेड फ्यूल के लिए। सो पाकिस्तान जिधर आज इन्होंने फंसाया हुआ है, उसके लिए बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस तरह हमने अपनी गवर्नमेंट चलानी है। लेकिन वो शुरू होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना अब नागुज़री हो चुका है। उसके बगैर हम इस मुल्क को अब एक आजाद, खुद मुख्तार, सॉवरन, एक गैरतमंद कौम हम अब नहीं रह सकते। हमें अगर यही तरीका है कि जी भाग के जाके पैसे मांगो किसी से, कभी किसी से पैसे मांग रहे हैं, अपनी इज्जत खो रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। वो इसहाक डार, वो बड़ा, उसके सारे केसेस माफ किए, सारे करप्शन के केसेस उसके धोए, उसको ड्राई क्लीन किया, फिर NRO 2 दे के यहां बुलाया, तो वो भी सारी दुनिया को पता चल गया कि वो कितने पानी में है। इसलिए जैसे ही आपके इलेक्शंस और मैंडेट आएगा, वो फिर पहला स्टेप होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। इकॉनमी कनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ के साथ। ये लोगों को गलत फहमी है कि जनाब मुझे जो